हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 3 क्लास 7 को कवर करेंगे और ये हमारा सेकंड पार्ट वीडियो है। इसके प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने जो आपका लेसन है आवर चेंजिंग अर्थ, इसके इंट्रोडक्शन, लिथोस्फेरिक प्लेट्स और इंट्रोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम उसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे, द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ या द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड अर्थक्वेक। हमने पढ़ा था, हमने वॉल्केनो भी पढ़ा था, एन ओपनिंग वेंट इनसाइड द अर्थ एंड मैग्मा इरप्ट आउटसाइड, तो हमने सब पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे कि अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि अर्थक्वेक किस तरह का होता है या किस टाइप्स का होता है। तो उसके लिए हमने देखा है अर्थक्वेक जो होते हैं मोस्टली वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप के 3 तरह के लहरें पैदा होती हैं और इनको हमने डिनोट किया है पी वेव्स, जिनको हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं, एस वेव्स नंबर 2 जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और 3rd जो है आपका लोअर वेव्स या लैंड वेव्स भी, अर्थात जो सतह की लहरें होती हैं बोलते हैं। अब आइए हम 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं। तो प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत तेज होती है और इस तरह से आप देख रहे होंगे लॉन्गिट्यूडनल यानी बिल्कुल वर्टिकल, ये लॉन्गिट्यूड में ये वेव्स जो है क्या कर रही है, ये चल रही है। तो इनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। फिगर में आप देखिए, इसको जूम करेंगे इसको तो आप देखेंगे फिगर में, तो आपको ये नजर आएगा। ठीक है। नंबर 2 है आपका एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स, यानी जो द्वितीयक जो लहरें होती हैं वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ट्रांसवर्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ट्रांसवर्स लाइंस यानी आड़ी तिरछी लाइंस में रेखाओं में होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लाइंस देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जैसे ही आएंगे तो ट्रांसवर्स वेव जो होती है इनकी जो इंटेंसिटी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मुकाबले थोड़ी हल्की रहती है और ये इस प्रकार से एक लहर के रूप में क्या होती है, ये एक कर्व लाइन के रूप में ये आगे बढ़ती हैं। नंबर 3 है आपका एल वेव्स, लोअर वेव्स, या आपको इसको सरफेस वेव्स बोलते हैं। ये मोस्टली क्या होती हैं, अर्थ को या सरफेस को कवर करके चलती है। जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं बहुत हल्की आपको कर्व लाइन देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से 3 रूप में ये हमारे अर्थ वेव्स की जो वेव्स हैं ये चलती हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, अक्सर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी द केस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अगर हम अर्थक्वेक की केस स्टडी को देखें तो सबसे वर्ष और सबसे जो बुरा अर्थक्वेक भारत के लिए साबित हुआ वो था 2001 में आया गुजरात के भुज में अर्थक्वेक, जो अब तक का एक सबसे बुरा भूकंप माना जाता है, जिसकी इंटेंसिटी 6.9 मैग्नीट्यूड थी रिक्टर स्केल पे और 2001 में आया था। और भुज में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और तमाम जो बिल्डिंग्स थी वो कोलैप्स हो गए, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला गुजरात में। इसके अलावा इतना ही नहीं, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स थे लगभग 1971 और इंक्लूडिंग कुछ 31 टीचर्स भी थे जिनको ये फियर था कि अब वो अपना जीवन खो देंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे लकी नहीं थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग उसमें मारे भी गए। इसके बाद स्कूलों की सबसे बुरी हालत थी। स्कूलों के अलावा अगर हम बात करें तो भुज में पूरी तरह चारों ओर तबाही थी, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर हो, सड़कें हो, रोड्स हो, सब कुछ तबाह हो चुकी थी। फिर आपका फायर, पूरे शहर में चारों तरफ फायर के हालात हो गए थे, हर तरफ आग लगी हुई थी। सरकार के पास सुविधा नहीं थी कि वो इन चीजों पर एकाएक काबू पा सके, क्योंकि ये जो ट्रेजेडी थी, ये भूकंप जो था बहुत बड़े स्तर पे आया था, इसलिए सरकार इस पर क्विक रिएक्शन नहीं कर पाई।
लगभग 3 दिनों तक जो लोग इस भूकंप से पीड़ित थे, जिन्होंने अपने घर को, अपने परिवारजनों को खो दिया था, या जो घायल थे, वो लगातार इसमें जूझ रहे थे, और लेकिन उनके पास तुरंत कोई मदद सरकार द्वारा नहीं पहुंच सकी थी। बाद में गवर्नमेंट को, जो गुजरात की गवर्नमेंट थी, उसको इसको भुज में या अर्थक्वेक जोन्स थे, वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा, ताकि तुरंत वहां पर फौरी तौर पे सारी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। इसके अलावा जो गुजरात गवर्नमेंट थी, उसने पीएम से भी अपील किया कि उन्हें तुरंत क्या किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाए। तो ये हो गया आपका केस स्टडी। आप जान लीजिए कि भूकंप जो कि एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसको प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सके, बट हम लोग कुछ तरीकों के द्वारा भूकंप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये मेनली बेस्ड होता है एनिमल्स बिहेवियर पे। अगर आप किसी जानवर को, चाहे वो चूहे हो गए, चाहे वो कोई भी जानवर हो गए, कुत्ते वगैरह हो गए या एनिमल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये बहुत ये संवेदनशील होते हैं। इनके जो आर्गन होते हैं हमसे तेजी से काम करते हैं, और ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं इस तरह की चीजों को, चाहे भूकंप हो या सुनामी हो। तो हमें उनके बिहेवियर को वॉच करना चाहिए, और जब भी वो स्ट्रेन बिहेवियर शो करे, हमें समझ आना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यही एक तरीका है भूकंप को प्रिडिक्ट करने का, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट, भूकंप जो है इसको हम लोग मेजर करते हैं। इसके लिए मशीन बनाई गई है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। जी हाँ, सिस्मोग्राफ है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, और ये मेजर होता है मैग्नीट्यूड में। तो 5 डिग्री, 6 डिग्री मैग्नीट्यूड, या 7 पॉइंट मैग्नीट्यूड का, या 9 पॉइंट मैग्नीट्यूड का ये जो भूकंप होता है। और इसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल स्केल भी बनाया गया है, और ये स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। इसको जो इन्वेंटर थे चार्ल्स रिक्टर, उन्हीं के नाम पर इसको रिक्टर स्केल कहा जाता है, और इसी के द्वारा हम लोग भूकंप की इंटेंसिटी को स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। अब आइए प्रिपेयर्डनेस। अगर भूकंप आ जाए, सपोज दैट यू आर एट योर होम एंड सडनली अर्थक्वेक अकर्स, अचानक भूकंप आता है, तो क्या करोगे? चिल्लाना शुरू कर दोगे, रोना शुरू कर दोगे, क्या करोगे? कमरे में छिप जाओगे, क्या करोगे? देखिए, अगर भूकंप आ जाए तो उसके लिए कुछ प्रिपेयर्डनेस मेजर से, क्योंकि भूकंप को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके डिस्ट्रक्शन को अधिक से अधिक हम कम कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है, जब भूकंप आए तो क्या करिए, सबसे पहले आप एक सेफ स्पॉट ढूंढिए। सेफ स्पॉट वो है कि तुरंत आप जो है कहीं छिप जाइए। जैसे कि आप रूम में हैं, आपको लगता है कि मैं रूम के बाहर नहीं जा सकता हूं, तो आप क्या करिए कि किसी अलमीरा के नीचे, या आपके घर में जो तख्त वगैरह होता है, बेड वगैरह होता है, उसके नीचे, या किसी टेबल के नीचे छुप जाइए। अगर टेबल भी नहीं है तो जो आपका कमरा है, उस कमरे के किनारे कोने में, कॉर्नर में चले जाइए, और घुटने के बल बैठ करके, सर पे ऐसे हाथ करके आप बैठ सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपने आप को बचाने का, क्योंकि आप जानते हो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा ये हेड होता है, तो ये अगर बचा रहे तो फिर हमारी जान भी बच सकती है। इसके अलावा स्टे अवे फ्रॉम होम, कोशिश करिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने घरों से बाहर रहें। भूकंप के दौरान पहले तो आप घरों से बाहर जाने का प्रयास करिए। अगर आप बाहर जा सकते हैं तो बाहर रहिए, क्योंकि जितना ही आप बाहर रहेंगे वो बचे रहेंगे। तो आप इस तरह से अपने आप को ड्यूरिंग अर्थक्वेक अपने आप को आप सेव कर सकते हैं। सपोज दैट कि मान लो भूकंप आ गया और उस दौरान आप घर से बाहर हैं, तो ऐसा नहीं कि भाग करके घर के अंदर आ जाइए, नहीं। आप अर्थक्वेक के समय अगर घर के बाहर है तो बाहर ही रहिए, क्योंकि जितना आप बाहर रहेंगे, खुले में रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर सच हैजार्डियस, या इस प्रकार के आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि अर्थक्वेक कैन बिकम
एनी टाइम कभी भी आ सकता है। ये सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अभी और धरती जो है कांपने लगे, भूकंप आ जाए, तो हमेशा तैयार रहिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर लैंड। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होती है? द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली बोर्न अवे बाय टू प्रोसेस। जो हमारे लैंड सरफेस होते हैं या लैंड फॉर्म्स होते हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? ये इनमें टूटने फूटने की प्रक्रिया होती रहती है और ये दो प्रकार से चलती है। यानी जो लैंड फॉर्म्स हैं उनमें चेंजिंग या टूटने फूटने की जो प्रक्रिया होती है टू वे में होती है, और वो है आपका, एक है वेदरिंग और नंबर सेकंड है इरोजन। सो व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग क्या है? तो वेदरिंग जो है ये ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी धरती का जो सरफेस है उसके टूटने फूटने की प्रक्रिया है, ये आपका वेदरिंग होता है। इसको हम लोग अपक्षय भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इरोजन। इरोजन क्या है? तो वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल, यानी जो मिट्टी है, मिट्टी की सतह का, सरफेस का क्या होना, उसको वेयरिंग यानी उसको बह जाना, उसको अपनी जगह से शिफ्ट हो जाना, हट जाना, ये होता है इरोजन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपरदन या क्षरण। और ये कैसे होता है? ये होता है जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, जैसे कि हमारा विंड है, वाटर है, रेनफॉल वगैरह, और आइस, ये सब जो है एजेंट का काम करते हैं किसमें? इरोजन को, यानी जो मिट्टी की परतों को हटाने में। तो ये है मेजर लैंडफॉर्म्स, इससे बनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आवर थर्ड टॉपिक इज वर्क ऑफ अ रिवर, यानी नदी के कार्य। नदी कैसे काम करती है इसके बारे में हम जानते हैं। एज यू नो वेरी वेल, रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन। जो नदी का जो उद्गम स्थल है, अर्थात नदी जो है वो पहाड़ों से पैदा होती है, और जब वो पहाड़ों से चलती है तो आप देखे होंगे पहाड़ जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, उसकी जो ढाल होती है वो स्टिफ होती है। जब नदी यहाँ से चलती है तो वो ऊंचाई से कंटिन्यू जो है वो नीचे गिरती है, और जब वो नीचे गिरती है तो लगातार वो हिट करती है जो माउंटेन के नीचे के जो स्टोन्स है या रॉक्स है, उस पर लगातार हिट करती है। तो उसके हिट करने से वो जो माउंटेन है वो अपनी जगह से कट जाता है, और कटने के बाद वो नदी अपना रास्ता आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये रिवर कंटिन्यू इस तरह से करती है और ऊपर से एक खड़े ढाल से नीचे गिरती है, तो ये क्या बनाती है? ये वाटरफॉल बनाती है। यानी जब ऊंचाई से नदी का जल चट्टानों पर गिरता है तो इस ऊंचाई से गिरते हुए जल को हम लोग वाटरफॉल, जल प्रपात या झरना कहते हैं, जैसा कि आपने मोस्टली देखा होगा। आइए कुछ जानते हैं कि कुछ दुनिया के कुछ फेमस वाटरफॉल के बारे में। जैसे कि आपने एंजल वाटरफॉल का नाम सुना होगा, जो दुनिया का सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। इसके अलावा नियाग्रा फॉल्स, जो भी दुनिया की सबसे चौड़ी वाटरफॉल्स में से एक है, जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में ये पाई जाती है। तो ऐसे भी कई सारे फॉल्स हैं। अगर आप इंडिया में आएंगे तो आपको भी कुछ वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जॉग फॉल्स है एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से ये वाटरफॉल्स हम देखते हैं। अब आइए, जब अर्थ जो है, सॉरी, जब रिवर जब माउंटेन से लैंड की ओर पहुंचती है, जब ये प्लेन्स में पहुंचती है, तो फिर क्या होता है? आप अच्छी तरह जानते हो कि नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। तो जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है और जैसे जैसे उसको लैंड सरफेस मिलता है, वो उसके तरीके अपने आप को उसी हिसाब से वो मैनेज करना शुरू कर देती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क ऑफ रिवर, यानी नदी के कार्य। नदी कैसे काम करती है? तो आपको अभी हमने बताया कि नदी पहाड़ों से निकलती है, आगे बढ़ती है, और जब मैदानों में पहुंचती है तो नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। ठीक है, जैसे जैसे लैंड सरफेस उसको मिलते हैं उसी हिसाब से वो अपने आप को मैनेज करती है। तो जब वो मैदानों में पहुंचती है तो वो क्या करती है? लार्ज ट्विस्ट करती है, लार्ज वे में, और टर्न होती है, यानी वो आड़ी तिरछी ऐसे रेखाएं बनाती है और इस प्रकार से वो आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार की जो संरचना है इसको हम लोग मेंडर्स बोलते हैं। अर्थात जब रिवर बहुत सारा टर्न और ट्विस्ट करती है और वो टर्न और ट्विस्ट काफी ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग मेंडर्स बोलते हैं। जैसा कि फिगर में देख पा रहा है कितना ये नदी है और किस प्रकार से ये लैंड
प्लेन्स में ये मुड़ी हुई है, तो ये है हमारा मेंडर्स। मेंडर्स को हिंदी में हम लोग विसर्प बोलते हैं। एक प्रकार की आप देखिए एक सर्प की जैसे ये आकृति बनी हुई है, तो ये मेंडर्स है। ठीक है, हमने अभी जाना मेंडर्स के बारे में कि मेंडर्स जो है जब वो सरफेस पे चलता है तो बहुत सारा ट्विस्ट और टर्न होता है वो, तो इसको हम लोग मेंडर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जब मेंडर्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, यानी नदी के पानी में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, और उसके जो मेंडर्स है अर्थात जो ट्विस्टिंग रीजन्स है और इसका जो ये लूप बना हुआ है ये बहुत क्लोजर हो जाता है। जैसा कि फिगर में दिख पा रहा है, जब ये लूप और ये ट्विस्ट बहुत नजदीक रहता है तो एक समय ऐसा है कि ये आपस में मिल जाता है और जो रेस्ट पार्ट है वो आपका छूट जाता है। जब ये जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ हिस्सा है जो छूट जाता है तो यही आपका ऑक्सबो लेक के रूप में, एक लेक के रूप में ये हमारे सामने आता है, जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। फिर नदी वहां से छूट करके अब एक दूसरा रास्ता बना लेती है, और ऐसे तमाम जगहों पर हर लूप पर हमको ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग चाप झील भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका ये हो गया। अब जो रिवर वाटर है जैसे जैसे अपने आगे बढ़ता है तो कभी कभी क्या होता है कि रेनफॉल के टाइम, बारिश के समय, मानसून के समय नदियों में एकाएक पानी बहुत ज्यादा हो जाता है बारिश के चलते, तो ये नदी का पानी जो है अपने किनारों से ऊपर की ओर बहने लगता है। फिर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए नदी बह रही है, ये पानी इसमें बह रहा है और अचानक जब इसमें पानी पूरा भर जाएगा तो ये किनारे से बाहर बहने लगेगा। जब किनारे से बाहर बहेगा तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पानी से भर जाएगा, जिसको हम लोग फ्लड बोलते हैं। फ्लड आप इससे मेरे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, बाढ़ इसको बोलते हैं हिंदी में। तो पूरा जो एरिया होता है दोनों साइड में नदी के किनारे वो बाढ़ से भर जाता है और यह एक प्रकार के प्लेन्स का निर्माण करता है, जिसको हम लोग फ्लड प्लेन बोलते हैं। यानी दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ जहां तक बाढ़ का पानी जाता है वो आपका फ्लड प्लेन कहलाता है, यानी बाढ़ का मैदान बोलते हैं। और ये बहुत ही फर्टाइल होता है। जो फ्लड प्लेन होता है बहुत ही फर्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि नदी के साथ उसमें तमाम तरह के सिल्ट, तमाम तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, मिनरल्स आते हैं और वो लैंड को काफी फर्टाइल बना देते हैं। आप अक्सर देखते होंगे नदी के किनारे की जो जमीन होती है बहुत उपजाऊ होती है, बिकॉज ऑफ द फ्लड प्लेन। ठीक है, अब आइए फ्लड प्लेन को कंट्रोल करने के लिए नदी के दोनों तरफ रेस्ड बैंक्स होते हैं, अर्थात नदी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे बांध होते हैं जो बनाए गए रहते हैं। उन रेस्ड जो आपके जो बैंक हैं उनको हम लोग लेविस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीविस बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तटबंध, अर्थात नदी के दोनों तरफ जो हमारे रेस्ड बैंक्स होते हैं उनको लेविस बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। फिर नदी जब और आगे बढ़ती है और अब वो जब ओशियन में मिलने वाली होती है, सी में मिलने वाली होती है, तो उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और आगे चल करके जो मेजर रिवर्स हैं वो डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये जो डिफरेंट ब्रांचेज है सिंगल रिवर की, एग्जाम्पल के लिए ये नदी है। अभी आप देखिए फिगर में ये नदी है, अब ये समुद्र में गिरने वाली है, तो समुद्र में गिरने के पहले ये इस प्रकार से कई सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। और ये आपको मान लीजिए कि ओशियन है, तो इस प्रकार से कई सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो ब्रांचेज है इनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यानी ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां। एक नदी की कई सारी ब्रांचेज जिनको हम लोग सहायक नदियां बोलते हैं, और ये कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं अपने साथ जो भी ये लोड सिल्ट लेकर आती हैं उसको क्या करती हैं, अपने माउथ पर उसको ला करके उसको छोड़ देती हैं। यहाँ पर किनारे पर ये उस लोड को ला करके छोड़ देती हैं, और जो भी लोड ला करके छोड़ती हैं, जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स है हर ब्रांचेज का, हर ट्रिब्यूटरीज का, तो उससे क्या होता है वो सेडिमेंट रिवर के माउथ पर और सी में गिरने से पहले वो एक प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं या नदी मुहाना बोलते हैं। तो ये आपका आज का लेसन है। आई होप यू हैव
अंडरस्टैंड वेल और एंजॉयड वेल। और हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका वो जल्द ही आपको मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।